नाउ स्टूडेंट्स देखिए कार्बन एंड कंपाउंड्स में ना कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अब लगभग आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और फटाफट देखेंगे बच्चों, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ रही होगी तो वो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, आ जाइए फटाफट। कह रहा राइट द केमिकल नेम्स ऑफ, इसका इसका केमिकल नेम आप लिख लोगे, ठीक है ना। ये देखिए बच्चों, एक दो, दो कार्बन का, एक दो तीन, तीन कार्बन का ये क्या है बच्चों, कीटोन है, ठीक। तो प्रोपेनॉन है ये। यहाँ पे देखिए बच्चों, दो कार्बन यहाँ है, ये रहा तीसरा, तीन कार्बन का, और COH, तीन कार्बन का बच्चों एसिड, क्या होता है तीन कार्बन का एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ठीक। उसके बाद बच्चों कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन द एसिटिक एसिड इथेनॉल रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, अब ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो जो कर चुके हैं उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए बच्चों यहाँ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगे हाथ, यहाँ पर करते हैं हम। ये देखिए बच्चों आपका चलो क्वेश्चन नंबर 35 में आप आओगे बच्चों। तो कह रहा है कि ये आपका 2017-2012 में आया हुआ, कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, ऑक्सीडेशन कराया जाता है, दो कार्बन का बच्चों ये अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन कराओगे KMnO4 के साथ तो क्या बनेगा, एथनोइक एसिड, ठीक है ना। तो जो एसिड बनता है बी, वो क्या कौन है आपका, एथनोइक एसिड है, और जो कंपाउंड ए है वो क्या हो जाएगा आपका, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक। उसके बाद और क्या पूछा है इसने, और कुछ खास नहीं पूछा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन एक्शन पूछी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट होगा, कुछ नया आ जाएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों। इसमें आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा सकते हो, यस और नो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा सकते हो, सैचुरेटेड आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, अनसैचुरेटेड ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। और सुनिए, आप बच्चों फ्लेम के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फ्लेम के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हो, जो सैचुरेटेड होगा ब्लू फ्लेम देगा, और जो अनसैचुरेटेड होगा वो येलो सूटी फ्लेम देगा। लेकिन फ्लेम वाला थोड़ा सा खतरनाक होता है, तो ब्लू आप वो दे दो, क्या नाम है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे दो, ठीक है ना। चलो, कह रहा है नेम टू प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन द इथेनॉल बर्न्स एयर। बच्चों इथेनॉल जब एयर में बर्न होती है तो टू प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे, इथेनॉल जब एयर में बर्न होती है तो भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका बनेगा, हीट और लाइट निकलेगी, है ना, और एनर्जी भी निकलेगी, ठीक है। तो इसकी आप रिएक्शन बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, 36 में कोई खास है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, देख लो जरा ध्यान से, ये रही रिएक्शन, ठीक है। तो कहो तो मैं रिएक्शन को बच्चों आपको बैलेंस भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आ जाइए जरा, एक बार इथेनॉल का भी कंबशन करा लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलो इथेनॉल बच्चों आप लोगे, ये देखो C2H5, ठीक, OH, और इसका आप एयर के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराओगे, एयर से ऑक्सीजन लेगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स, एयर के प्रेजेंस में बर्न करेगा ये, इथेनॉल बर्न्स इन एयर, क्या क्या बनेगा। देखो बच्चों एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपके पास बनेगा बच्चों यहाँ पर CO2, ठीक, और बनेगा आपके पास क्या, H2O, ठीक है बच्चों, और आपके पास निकलेगा क्या, हीट और लाइट, ठीक है। या प्लस में एनर्जी भी लिख सकते हो, अगर एनर्जी नहीं लिखना है प्लस में एनर्जी लिख दो, या हीट और लाइट लिख दो, बात सेम है, ठीक है ना। प्लस आपने एनर्जी कर दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, फटाफट बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करोगे, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 लगा दोगे यहाँ पर। अब हाइड्रोजन देखो कितना है, 5 + 1 6, तो यहाँ 3 लगा दोगे, 3 दूना 6, 6 हो गया, और 3 ऑक्सीजन, और 2 दूना 4, 4 3 7, 7 के लिए आप क्या करोगे बच्चों यहाँ पर, 7 के लिए आप यहाँ 3 लगा दोगे, तो 3 दूनी 6, और 6 + 1 7 हो गया, ठीक है ना। बैलेंस हो गई, बस ये है भाई, बैलेंस तो आप कर लोगे, है ना, इतना मुझे भरोसा है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, कर लोगे ना, हो जाएगा इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ठीक। अगला सवाल देखिए, तो यहां पर आ जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कंसिडर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों कहते हैं, ठीक है। तो ये और बनता क्या है, क्लोरोमीथेन, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कंप्लीट द रिएक्शन बच्चों देख लो, ये देखो, ये आपका क्या लिया है इसने, इथेनॉल, तो क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट में, फिर सोडियम के साथ इसने कराई है किसकी रिएक्शन बच्चों, इथेनॉल की, ये C2H5OH है ना, तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड, याद है बच्चों। इस H को हटा के Na लगा देंगे, ठीक, H को हटा के क्या लगा देंगे, Na लगा देंगे, ये देखिए ये रही रिएक्शन आपकी, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक, जो कि अल्कोहल का टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट है बच्चों, ये आपका एथनोइक एसिड है, और ये क्या है आपका, वही सारी रिएक्शंस बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना। एथनोइक एसिड और इथेनॉल है तो एस्टर बन जाएगा, एस्टरिफिकेशन होगा। लास्ट वाली रिएक्शन है बच्चों, अल्कोहल लिया, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट में क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा, एथनोइक एसिड हो जाएगा। आगे बढ़ो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 38, राइट, कह रहा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, यूट्यूब पे आप टाइप कर सकते हो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप बाय 2 पाई क्लासेस, तो मेरी शक्ल कहीं थंबनेल पे दिख जाएगी या मेरा वीडियो दिख जाएगा, तो आप पढ़ सकते हो। ये डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन वहां पर किया हो। आगे बढ़िए, कह रहा अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, ठीक है। सब कुछ रिपीट करेगा, टेंशन मत लो, बस फटाफट अब इसको फिनिश करके इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे आज। कह रहा सोप एंड डिटर्जेंट बोथ आर टाइप्स ऑफ सॉल्ट, स्टेट द डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट बिटवीन टू। बच्चों सोप और
डिटर्जेंट में डिफरेंशिएशन आपको करना आता है, कर लोगे। राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लींसिंग एक्शन आपको पता है। व्हाई डू सोप डू नॉट फॉर्म लेदर विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ स्कम बन जाता है सोप के साथ, आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं उसके साथ सोप रिएक्ट करता है, लेकिन डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता है, आपको पता है। मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप, सोप जब हम डिटर्जेंट यूज करते हैं तो दो प्रॉब्लम्स बच्चों कौन कौन सी आती हैं डिटर्जेंट्स यूज करने में। हाँ, एक तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता आपका, ठीक है, डिटर्जेंट की एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वाटर पॉल्यूशन करता है ना ऑब्वियसली, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल है कौन, डिटर्जेंट, तो वाटर पॉल्यूशन करेगा, सॉइल पॉल्यूशन करेगा। तो ये दो नई चीजें आपने सीखी कि एग्जाम में अगर उसने बोला टू प्रॉब्लम तो आपको क्या लिखना है, डिटर्जेंट्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो ये नई चीज आपने यहाँ सीख ली है। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा बस क्वेश्चन, है ना। अब आगे बढ़ो जरा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका लॉन्ग आंसर टाइप में। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर, फटाफट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। कह रहा है कि वाटर मिसल्स, मिसल्स क्या होते हैं, तो ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी में। व्हाई डज इट फॉर्म्स व्हेन सोप इज एडेड टू द वाटर, विल अ मिसल बी, विल अ मिसल बी formed in other solvents such as ethanol also, state briefly how the formation of micelles help to clean the clothes having oily spots। अच्छा ठीक है। अब देखो बच्चों एक अच्छा यहाँ पे सवाल आया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो बच्चों एक अच्छा सवाल आया हुआ है, देखो ये सब तो कहानी आप सब कुछ कर लोगे क्या, कि जो है इथेनॉल आपका सॉरी इथेनॉल कह रहा हूँ, सोप की क्लींसिंग एक्शन और सोप का फलाना ढमकाना जो भी इन्होंने पूछा हुआ है आपको, मिसल लिसल बनाता है। अब एक अच्छा सवाल आया वो समझो बच्चों। अच्छा सवाल यह आया है, कह रहा है कि अगर हम पानी की जगह, देखो बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से प्लीज देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों, ओके प्लीज ध्यान दें बच्चों। देखिए बच्चों, देखिए उसने आपको बोला कि भाई मिसल फॉर्मेशन होगा पानी के साथ, तो आपको पता ही है ऐसे करके मिसल बनेगा ना स्फेरिकल शेप का, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके मिसल बन जाएगा, ठीक। अब पानी के साथ तो बनेगा, लेकिन उसने पूछा क्या इथेनॉल के साथ बनेगा बच्चों, क्या ये पानी के साथ तो बनेगा, पानी के साथ। और पानी में हमने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है पानी का बच्चों। पानी में क्या होता है अगर आपको याद हो तो, पानी आपका कैसा है, पोलर है। पानी कैसा आपका पोलर होता है ना, पानी का मॉलिक्यूल ऐसे होता है H2O, ये देखिए पोलर है, यानी कि यहाँ क्या होता है डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, तो पोलैरिटी होती है इसमें। तो ये वाले जो पोलर एंड है, याद है बच्चों, ये पोलर एंड होते हैं ना आयनिक वाले सोप के, याद आया, ये सोप के कौन से एंड है, आयनिक एंड। आयनिक एंड किससे अट्रैक्ट करते हैं, वाटर से, हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब पानी को पसंद करना, तो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो ये वाटर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो इसके हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, ये अंदर वाले, ये क्या करते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, इस तरीके से अंदर चले आते हैं और एक स्फेरिकल शेप बनता है जिसको आप क्या बोलते हो, मिसल बोलते हो, ठीक। अब सुनो, उसने बोला अगर तुम पानी की जगह क्या ले लो, इथेनॉल। बच्चों ये एक अच्छा सवाल आ गया, ध्यान से सुन लो। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों आपका, C2H5OH। और बच्चों ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया था पानी तो आपका पोलर है, यानी कि पानी पे प्लस माइनस आपको दिखाई पड़ेगा, पानी क्या आपका पोलर है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जो इथेनॉल होता है आपका, ठीक, इथेनॉल क्या है आपका, नॉन पोलर है, पढ़ाया था। इथेनॉल पे कोई पोलैरिटी नहीं होती, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका क्या, कोवेलेंट तो वाटर भी है लेकिन वाटर पे थोड़ी सी पोलैरिटी होती है, ठीक है ना, नॉन पोलर। तो बच्चों इथेनॉल अगर नॉन पोलर है, अब बताओ क्या रूल पढ़ाया था, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, ये सुनो, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, सही है। तो ध्यान से बच्चों पढ़िए, जब आप इथेनॉल का यूज करोगे, समझ लो ना, सोप को उठा के इथेनॉल में डाल दिया तो मिसल बनेगा नहीं, नो। तो आंसर क्या है, मिसल फॉर्मेशन इन इथेनॉल विल नॉट अकर, व्हाई, बिकॉज द हाइड्रोकार्बन चेन एंड ऑफ द सोप विल डिजॉल्व इन द इथेनॉल। बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है सोप की, कौन सी वाली, ये देखिए, यहाँ पे बार बार मुझे बनाना पड़ रहा है, थोड़ा समझ जाना। ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ना, ये पीछे वाला नॉन पोलर वाला, क्या पढ़ाया था क्लास में, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, यस और नो, हाँ। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला जो एंड है बच्चों अंदर वाला, ये जो हाइड्रोफोबिक एंड आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सा, हाइड्रोफोबिक एंड, नॉन पोलर एंड जो होता है बच्चों, ये वाला, ये जो एंड है सोप का, है ना, तो ये जो एंड है बच्चों, ये कैसा होता है, नॉन पोलर, याद है, ये वाला एंड कैसा होता है, नॉन पोलर। तो बच्चों जैसे ही अल्कोहल में आप सोप डालोगे तो ये सारे एंड किसको अट्रैक्ट करेंगे बताइए, अल्कोहल को, और अल्कोहल के साथ ये सॉल्युबल हो जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो यही चीज लिखी है, मिसल फॉर्मेशन द इथेनॉल विल नॉट अकर बिकॉज द हाइड्रोकार्बन चेन एंड ऑफ द सोप विल डिसॉल्व इन इथेनॉल। हाइड्रोकार्बन चेन होगी किसकी, हाइड्रोकार्बन एंड चेन, मतलब हाइड्रोकार्बन एंड जो होता है सोप का, ये वाला, ये जो पूछ होती है इसकी टेल, ठीक है, ये किसमें डिसॉल्व हो जाएगा,
इथेनॉल में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हो जाएगा तो हो जाएगा, अरे भाई पानी का कॉन्सेप्ट अलग था, पानी में पोलैरिटी होती थी, तो याद है ये सब जो इसके पोलर एंड होते थे ये इस तरीके से स्फीयर के सरफेस पे आ जाते थे, यानी कि पानी में चिपकना चाहते थे और बाकी सारे पानी से दूर जाना चाहते थे। मतलब जो सॉल्वेंट आपने पहले सॉल्वेंट आपने क्या यूज किया था बताइए, पानी, ठीक, तो ये सब हाइड्रोफोबिक जो एंड थे पानी से दूर जाके तभी तो सब अंदर इकट्ठा हो जाते थे, समझो ना, याद है ये जो इसकी टेल्स हैं सब पानी से, जब आप पानी में सोप को डालते थे तो सभी टेल्स ऐसा पानी से दूर भागते भागते ऐसे अंदर इकट्ठा हो जाती थी और यहां पर एक छोटा सा स्पेस बन जाता था। याद है इस स्पेस में कौन ट्रैप होता था बच्चों, ऑयल या डर्ट, याद आया, ठीक। लेकिन अगर तुम अल्कोहल यूज कर लोगे तो ये जो सारे एंड हैं क्या ये अंदर इस तरीके से भाग पाएंगे, सोचो, क्या ये अंदर इस तरीके से भाग पाएंगे, नहीं, क्योंकि भैया ये क्या है, नॉन पोलर, इसकी जो पूंछ है ये नॉन पोलर, ये तो किससे अट्रैक्ट हो जाएगा जाके बताइए, इथेनॉल से, सही है, और इथेनॉल में बढ़िया से घुल मिल जाएगा, तो कोई ऐसा स्फेरिकल शेप ही नहीं बनेगा बच्चों। तो ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूल सोप के इस तरीके से होंगे, यहां जब आप अल्कोहल डालोगे तो देखो कैसा, ऐसा नहीं बनेगा, मिसल विसल कुछ नहीं बनेगा, ऐसा कुछ होगा, ध्यान से चेक करिए। ये देखो कोई मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है, कोई मॉलिक्यूल उधर घूम रहा है, कोई मॉलिक्यूल बच्चों उधर घूम रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है। अब क्या कर रहा है, इसकी जो पूंछ है, ये जो इसकी पूंछ है सब इथेनॉल का अट्रैक्ट कर रहे हैं C2H5OH के मॉलिक्यूल को, ठीक है, C2H5OH के मॉलिक्यूल को, ठीक है बच्चों, C2H5OH के मॉलिक्यूल को, तो बढ़िया से एक सॉल्यूशन बन जाएगा और कुछ नहीं हो, कोई मिसल फिसल नहीं बनेगा यहाँ पर। कोई डाउट है बताइए, ओके। तो हाँ, तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दिया है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप एग्जाम में क्या लिखोगे, आप एग्जाम में लिखोगे कि जब आप इथेनॉल यूज करोगे बच्चों, ठीक है, इथेनॉल दे दे या कोई और भी दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दे, ठीक है ना, तो बच्चों आपका मिसल वहां नहीं बनेगा, मिसल, हाँ मिसल नहीं बनेगा, कारण, कारण यहां लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, क्या होगा, सोप का जो कौन सा एंड है, हाइड्रोकार्बन वाला जो चेन है पीछे वाला, ये जो इसकी टेल है, ये जो टेल है, ये टेल जाके किसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट हो जाएगी बच्चों, इथेनॉल के, क्यों, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और इसकी टेल भी कैसी बच्चों, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर को अट्रैक्ट कर लेगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरीके से जो सोप है वो इथेनॉल में सॉल्युबल हो जाएगा, किसी भी मिसल का फॉर्मेशन नहीं होगा और सोप आपको क्लींसिंग एक्शन नहीं देगा। कोई डाउट है बताइए, ये अच्छा सवाल था, तो मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस कर दिया, ओके बच्चे। अब आगे आगे देखो जरा, फिर क्या कह रहा है, स्टेट ब्रीफली हाउ द फॉर्मेशन ऑफ मिसल हेल्प्स टू, ये सब तो कहानियां आप लिख लोगे है ना, क्लींसिंग एक्शन फैक्शन। आगे देखो कह रहा है कि व्हाई डज द मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सोप इज एडेड टू द वाटर, विल द मिसल, अब ये सब हमने आपको पढ़ाया है बच्चों, ओके। देखो आगे फिर से सवाल पूछा है इसने, कह रहा विल अ मिसल फॉर्मेशन इन द अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल आल्सो, तो आंसर इज नो, है ना, इथेनॉल में नहीं बनेगा, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़े, समझ गए, ठीक है, तो ये सब कहानी आपको यहाँ लिखनी होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने सवाल कौन सा किया, लॉन्ग आंसर टाइप में नंबर 1 और नंबर 2 भी शायद हमने कर लिया बच्चों, ठीक है, ओके, ये चीज। और उसके बाद नंबर 3 में आप आ जाओगे, तो बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज एन एस्टर, एस्टर क्या होता है बता चुका हूँ मैं आपको, एक एक्टिविटी करके आपको क्या करना है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू फॉर्म एन एस्टर, एस्टर बनाना है। तो एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, आप देख लोगे कैसे बनाना होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ वाटर लेंगे, इसको वार्म करेंगे, इसमें इथेनॉल डालेंगे और एथेनोइक एसिड डालेंगे, ठीक है, इसको धीरे धीरे स्टिर करेंगे और आपका स्वीट स्मेल यहाँ से आने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई एस्टर बनाने की, तो आप चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ नहीं, बस और उसमें रिएक्शन लिख दोगे आप एस्टरिफिकेशन वाली, ठीक है, ये रही आपकी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। इथाइल एथेनोइड बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। अगला सवाल कह रहा है डिस्क्राइब द एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंपाउंड विद द एप्लीकेशन, ओके बच्चों, एडिशन रिएक्शन का एप्लीकेशन के साथ इसको बताना है। अब देख लो बच्चों, एडिशन रिएक्शन आपको पता है ना, ये एल्कीन ले ली, हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, और एप्लीकेशन इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का बच्चों, मतलब एडिशन के अंडर में जो हाइड्रोजनेशन आती है उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है बच्चों, वेजिटेबल ऑयल से इंडस्ट्री में उसका कहाँ यूज किया जाता है एडिशन रिएक्शन का, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में, ठीक है। तो बस ये कहानी वाली रिएक्शन चाहना तो आप लिख देना। उसके बाद कह रहा हाउ द रिएक्शन डिफर फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन, तो ये आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कैसे डिफरेंट है, क्लोरीन से रिएक्शन करा के दिखा के एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट सवाल बच्चों, अब देखिए हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, राइट द कंसर्ट केमिकल बच्चों, इथेनॉल टू इथीन, इथेनॉल से इथीन कैसे बनाओगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराओगे, है ना, क्या लगाओगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पे, याद आया बच्चे, कर लोगे, ठीक है। हाँ, अगला सवाल क्या है, इथेनॉल टू एथेनोइक एसिड, तो बच्चों इथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कैसे करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका
इथेनॉल चेंज हो जाएगा एथेनोइक एसिड में, ठीक है ना, इथेनॉल चेंज होगा एथेनोइक एसिड में। अगला सवाल, गिव वन एग्जांपल विद द, अच्छा इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो मीथेन को आप करा देना क्लोरीन के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन बन जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर सपोनिफिकेशन रिएक्शन बच्चों क्या करेंगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कराएंगे, एस्टर ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी तो रहता ही वहां, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा अल्कोहल और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल जाएगा, है ना, यहाँ एसिड लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल जाएगा, ये लीजिए यहाँ Na लगाना है, समझ गए। तो ये सब कहानियां आपको सब पता है बच्चों। फिर कंबशन रिएक्शन का एक एग्जांपल आपको देना है, तो भैया दे दो, मीथेन का कंबशन करा दो, इथेन का करा दो, इथीन का करा दो, इथाइन का करा दो, एल्कोहल का करा दो, किसी का भी करा दो, ठीक। तो यहाँ पर मीथेन का सबसे बेस्ट होता है, छोटी सी रिएक्शन होती है, लिख दीजिएगा, मीथेन CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O + लाइट प्लस वाटर, इसको बैलेंस भी नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये बैलेंस रहती है, ठीक। तो ये हो गया बच्चों। अब बताइए क्या ही दिक्कत है इसमें, है ना, कौन सा सवाल था ये, 5 नंबर। 6 नंबर पे आइए, कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर, बच्चों मीथेन इज बर्न्ड इन सफिशिएंट एयर, तो मीथेन की बर्निंग, अब आप लोग को नहीं पता है, बताइए क्या मीथेन की बर्निंग, हाँ बच्चों ये देखिए, क्या मीथेन की बर्निंग नहीं, हाँ कंबशन रिएक्शन, ये लीजिए। फिर बच्चों दूसरा रिएक्शन पूछ रहा है, फटाफट वही सब है ना, ज्यादा टेंशन नहीं कोई भी, आ जाओ फटाफट। कह रहा है कि इथेनॉल ट्रीटेड विद सोडियम, बच्चों इथेनॉल को सोडियम से करोगे तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये देखिए यहाँ पे आइए, देखिए सोडियम के साथ किया इथेनॉल को, क्या ना सोडियम इथॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल गई, ओके बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स सभी बच्चे, थर्ड वाला कह रहा है एथेनोइक एसिड को ट्रीट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बच्चों एथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एथेनोइक एसिड क्या है, एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक। तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, अब आपको पता है, ये देखिए थर्ड वाली रिएक्शन, सॉल्ट बन गया, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसिटेट और वाटर बन गया, ठीक। अगला सवाल बच्चों, सवाल नंबर 4, फोर्थ पार्ट इसमें देखते हैं, कह रहा है कि इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से करोगे, इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से करोगे तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड को, ये रही इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट, कौन कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, CO2 निकलेगा, मतलब CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, वाटर निकलेगा और सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम एसिटेट वाला सॉल्ट बन जाएगा। इसी तरीके से लास्ट रिएक्शन पूछी होगी, इथेनॉल को एथेनोइक एसिड से एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टर बनेगा, इथाइल एसिटेट और वाटर बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एसिड लगाएंगे H2SO4 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों सवाल नंबर 6। अगला आ जाइए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कहाँ गया, यस इस क्वेश्चन को देखोगे आप तो यह आया है 2012 में बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों बताओ बच्चों, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इथेनॉल को करो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा, इथीन बन जाएगा, ये लीजिए इथीन बन गया। अगला बच्चों, ये अच्छा सवाल आ गया, देखिए एग्जाम में ये अच्छा सवाल आ गया बच्चों, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखो बच्चों ये आ गया क्या, KHCO3, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना भाई, के क्यों आ गया, ग्रुप नंबर 1 में पीरियोडिक टेबल में कौन कौन आता है बताओ, ग्रुप नंबर 1 में आता है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, यानी कि सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है। तो भैया चाहे वो सोडियम से रिएक्शन करा दे, चाहे सोडियम का मतलब चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा दे और चाहे पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करा दे, क्या बच्चों आपको याद है, ध्यान से चेक करिएगा, क्या आपको याद है CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन आपने कराई थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो आपको कराना आता था, याद करिए क्या बनाते थे, CH3COOH और प्लस साथ में क्या निकलता था बच्चों आपका H2O और साथ में वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, याद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिक्स एफेवेसेंस बुदबुदाहट की आवाज के साथ निकलती थी और ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, और उसके पास अगर स्प्लिंटर लेके जाओगे, कैंडल लेके जाओगे तो कैंडल को बुझा देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी, ये बात आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, स्प्लिंटर को एक्सटिंग्विश कर देती है, ठीक है भैया। अब आगे सुनो बच्चों, एक बात बताओ, अगर NaHCO की 3 की जगह अगर Na को हटाकर अगर वो K लगा दे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, Na का मतलब सोडियम और K का मतलब पोटेशियम, बताओ हो जाएगी रिएक्शन, कोई डाउट है, सेम वैलेंसी है, सब कुछ है। तो NaHCO3 की जगह अगर KHCO3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ H को हटा के तुमने क्या लगाया था, ये H को हटा के क्या लगाया था, यहाँ Na लगाया था ना, ये गलती हो गई थोड़ी सी, जो सॉल्ट बना था वो तुम्हारा कौन सा बना था, ये लो यही बना था, सोडियम एसिटेट बना था सॉल्ट, साथ में क्या बना था, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ क्या बनेगा सोडियम एसिटेट की जगह, अगर तुम KHCO3 ले लोगे तो H को हटा के K लगा दो बस, लो तो CH3COK यानी कि पोटेशियम एसिटेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ये एक नई रिएक्शन आई है पहली बार, समझ गए, ओके। तो इस पे आप ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, बस Na वाली रिएक्शन याद है, Na की जगह आपको K रख देना है बस। इसका नाम क्या होता था बताओ, सोडियम एसिटेट, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, पोटेशियम एसिटेट, बस K का मतलब पोटेशियम। इसका ध्यान से चेक करना बच्चों, इसका नाम क्या है आपका, क्या नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम एथेनोएट, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, पोटेशियम पोटेशियम एथेनोएट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद
क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान से चेक करो बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है मीथेन की रिएक्शन कराओ किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये आपको पता ही है, ठीक है, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। अगला सवाल, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ये क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और COOH, तीन कार्बन का बच्चों एसिड है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बन का एसिड क्या होता है, प्रोपोनोइक एसिड, तो इसका नाम हो गया प्रोपोनोइक एसिड। उसके बाद बच्चों इसको देखो जरा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन और ब्रोमीन लगा हुआ है, तो नाम पड़ेगा क्या, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। वन ब्रोमोप्रोपेन इन्होंने क्यों लिखा है, वन लिखो चाहे ना लिखो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, सब जगह हाइड्रोजन होगा, सही है ना। तो आप इसकी अगर नंबरिंग करोगे तो कहां से करोगे, यहां से जिधर ब्रोमीन लगा है, 1 2 3, ताकि ब्रोमीन को लोएस्ट नंबर मिले, तो आप इसको वन ब्रोमोप्रोपेन बोलो, सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। आप इसको वन ब्रोमोप्रोपेन बोलो या आप इसको सिंपल ब्रोमोप्रोपेन बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक। अब देखो बच्चों, कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, इथीन का आपको क्या करना है, C2H4 क्या आपका इथीन, इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं पहले ही आपको करा चुका हूं, ठीक। अगला सवाल, यहाँ पे आइए, यहाँ पर आपको एक अच्छा सवाल मिल गया है, कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके बच्चों, नीचे वाली इक्वेशन आपको आती है ना, एसिटिक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या बनेगा, CO2 बनेगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा CH3CO बनने और H2O बनेगा, लेकिन ये वाली रिएक्शन एक नई रिएक्शन है, तो उसको आप देखो, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का सवाल इन्होंने पूछ लिया है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बता दूं। देखो बच्चों क्या किया है इसने, इथीन लिया है, ध्यान से चेक करना, CH2, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, पता नहीं कैसे पूछ लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ N लगा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, ये वाला जो बॉन्ड है ना डबल वाला, इसको ऐसे करके ब्रेक कर दो, ऐसे करके, और लिखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक। इसको ब्रेक करने के बाद अब सुनो, ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, तो एक बॉन्ड इधर खोलोगे, और ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, एक बॉन्ड इधर खोल के, ठीक, क्या करोगे, ब्रैकेट करोगे और होल N लगा दोगे, ठीक है, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप समझना, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो एक बॉन्ड इधर से क्यों खोल दिया, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, और एक बॉन्ड उधर से खोल दिया, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, और होल N क्यों लगा दिया, क्योंकि आप इथीन के कितने यूनिट लेके चले थे, N यूनिट, तो इसके भी कितने यूनिट बनेंगे एल्केन के, भाई जो भी एल्कीन होगी उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा, ऐसे सोचो। लेकिन ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये छोटे छोटे पॉलीमर्स होते हैं, ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है, 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, ज्यादा टेंशन मत लो भी। बस ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ दोगे, इधर से इसको खोल दोगे, इधर से खोल के ब्रैकेट लगा के यहाँ पे होल N लगा देंगे, मतलब इसके N यूनिट लेके चले थे, तो ये भी रिपीटेड N टाइम्स बनेगा, मतलब इस तरीके से एक लंबी सी चेन बन जाएगी, किसकी, ऐसे देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से एक लंबी सी चेन यहाँ पर आपकी बनती चली जाएगी, CH2 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 N टाइम्स लगते चले जाएंगे, एक पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करेंगे, तो एक नई चीज आ गई थी, तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाइए जरा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यू हैव 3 अनलेबल्ड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल, एथेनोइक एसिड एंड सोप सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द मेथड यू वुड यूज टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स बाय केमिकल टेस्ट यूजिंग लिटमस पेपर एंड सोडियम मेटल। ओके, तो अब बच्चों ध्यान से चेक करो, 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, ठीक है, ध्यान से चेक करिए, 3 टेस्ट ट्यूब है, देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक, ये आपकी दूसरी टेस्ट ट्यूब है, और ये आपकी क्या है, तीसरी टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है, चेक करिए, इथेनॉल, किसी में रखा है इथेनॉल, मान लो C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल, ठीक, और किसी टेस्ट ट्यूब में रखा है, अब किस में क्या रखा है तो हमें भी नहीं पता, लेकिन आप समझ जाना, एक में रखा है एथेनोइक एसिड, सही है, और किसी में क्या रखा हुआ बच्चों, सोप रखा हुआ है। अब देखो ये हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जिसको नहीं पता, सोप होता है बेसिक इन नेचर, सोप होता है बेसिक इन नेचर, सोप सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक बेसिक नेचर का, ठीक। एथेनोइक एसिड तो होता ही एसिड है, ये तो साफ साफ आपको पता है, ठीक। और सुनो, जो एल्कोहल होता है, जो एल्कोहल होता है नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो ये एसिडिक होता है, एसिडिक लिख के मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, मतलब ये एसिडिक भी नहीं होता है और ये आपका बेसिक भी नहीं होता है, ठीक। तो सबसे पहले उसने आपसे सवाल पूछा कि एक्सप्लेन द मेथड यू वुड टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स बाय केमिकल टेस्ट यूजिंग द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर से कैसे पता करोगे कि किसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या है। तो ध्यान सुनो बच्चों, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, AB रोड पढ़ा है मैंने, AB रोड, ठीक है, AB रोड, यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, ठीक है। तो बच्चों जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में, जिस मान लो आप ब्लू लिटमस पेपर लेके चले हो, तो ब्लू आप डिप करोगे किसमें, तो मान लो हम ब्लू लेके चले, मान लो हमने ब्लू से स्टार्ट किया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, इथेनॉल में डिप करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पेपर हो चाहे रेड हो, ब्लू हो चाहे रेड हो, जिस
टेस्ट ट्यूब में कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसी में इथेनॉल होगा। सुन लिया, क्योंकि इथेनॉल ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, वो लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। करेक्ट, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हमने सपोज ब्लू पेपर से स्टार्ट किया, मान लो भाई हमने ब्लू लिटमस पेपर से स्टार्ट, भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो हमने ब्लू लिटमस पेपर से स्टार्ट किया मान लीजिए, ठीक। तो जिस टेस्ट ट्यूब में कोई भी कलर नहीं चेंज होगा उसमें होगा इथेनॉल, और जिस टेस्ट ट्यूब में बच्चों ब्लू से रेड हो जाएगा, जिसमें ब्लू से रेड हो जाएगा उसमें होगा एथेनोइक एसिड। और सुनो, जिस टेस्ट ट्यूब में अगर ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहा, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होगा, सोप। क्यों? क्योंकि सोप बेसिक है, ओके। और बेस क्या करता है आपका, बेस क्या करता है बच्चों आपका, रेड को किसमें चेंज कर देता है। अब ये सब कहानी आप अपने मन से लिख सकते हो भाई इतना, ठीक है ना। रेड किसको, रेड लिटमस पेपर किसमें चेंज कर देगा, ब्लू में, ये बात आपको पता है, ठीक, समझ गए बात। तो ऐसे करके आप कहानियां लिख देना इसकी, जो भी है एक्सप्लेन तो कर लोगे ना। अब हम इतना डिटेल में नहीं बता रहे। मान लो आपने रेड से स्टार्ट किया होता, तो जिस सॉल्यूशन में कलर नहीं चेंज हो रहा है वो हो जाता इथेनॉल, और जिस सॉल्यूशन में रेड का अगर रेड ही मान लो रह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो होता है एसिड, क्योंकि एसिड रेड को रेड ही रखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक। और जिस सॉल्यूशन में रेड का ब्लू हो जाता वो हो जाएगा आपका क्या, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मान लो क्या कि आपने ब्लू लिटमस पेपर लेके चला, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर इसमें डाला आपने, मतलब किसी में डाला आपने, और वो ब्लू से रेड हो गया, फिर तीसरे वाले में डालोगे तो रेड से वापस ब्लू हो जाएगा, तीसरे वाले में इसका मतलब क्या है, सोप है। वो अकॉर्डिंगली आप मैनेज करके लैंग्वेज लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो जरा बच्चों, फिर कह रहा है कि ये बताओ कि सोडियम मेटल से कैसे टेस्ट करोगे, किससे, सोडियम मेटल से। ये तो ब्लू लिटमस पेपर से था, सॉरी लिटमस पेपर से था, अब सोडियम मेटल से भी टेस्ट करवा रहा है। तो सोडियम मेटल से बच्चों ध्यान से चेक करिए, सोडियम मेटल से हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो हाँ, अब ये खास बात है, जरा इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अब ये बड़ा मजेदार सवाल है बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये एक अच्छा सवाल है बच्चों। सोप सॉल्यूशन में सोडियम डालोगे, नो रिएक्शन। सुन लो, सोडियम का टुकड़ा इसमें डालोगे, सोप सॉल्यूशन में नो रिएक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम एक मेटल है, और मेटल बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो सोडियम का टुकड़ा सोप सॉल्यूशन में, ठीक है, कोई रिएक्शन, वैसे पता है एक बात बताऊं, सुन लो ध्यान से भाई, देखो रिएक्शन तो होगी ही, अजीब सा सवाल ही इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन अभी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं बच्चों, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, ये चला जाएगा अगर मैं हटा दूंगा तो, रुक जाओ, देखो रिएक्शन तो आपका जो है होगा ही होगा, सोप सॉल्यूशन में भी ऑब्वियसली होगा भाई, क्योंकि सोप सॉल्यूशन में आपका क्या अवेलेबल है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है ना एसिड का। अब लिटमस पेपर की क्या नाम है, आप सोडियम, ये कैसा सवाल इन्होंने पूछ लिया भाई, सोडियम की हेल्प से आप कैसे, सोडियम मेटल की हेल्प से आप कैसे ही डिस्टिंग्विश करोगे। आओ जरा रिएक्शन लिख के देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। देखो चलो, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, इथेनॉल। अगर हमने इथेनॉल यानी कि अल्कोहल ले लिया, C2H5OH, और इसमें सोडियम अगर आप डालोगे, ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती थी बच्चों आपकी, C2H5O-Na+, ठीक, सोडियम एथॉक्साइड, और साथ में निकलती थी क्या, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस वैलेंस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एथेनोइक एसिड डालोगे यानी कि CH3COOH और प्लस सोडियम, ठीक, तो यहाँ से क्या बनता था बच्चों आपका, याद हो, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती थी, ठीक, C2, याद है ना स्टूडेंट्स, इसमें आपको अगर आप सोडियम मेटल डालोगे किसके साथ, एथेनोइक एसिड के साथ, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाती थी, तो क्या बन जाएगा, रिएक्शन लिख के देखो तभी पता चलेगा आपको, है ना, CH3COO क्या, Na सोडियम एसिटेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ध्यान से चेक करिए, अगर आपने सोप सॉल्यूशन ले लिया, अब सोप का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सोप सॉल्यूशन अगर आपने ले लिया, ठीक है ना, तो सोप का फॉर्मूला होता है C17S35COO, है ना, Na और प्लस Na, करेक्ट। अब देखो बच्चों, ये सोप से तो शायद रिएक्शन ना करे, ठीक है ना, लेकिन यहां पर क्या है, सोप सॉल्यूशन में पानी जरूर अवेलेबल होगा, सोप सॉल्यूशन इन्होंने दिया है, तो सोप के मॉलिक्यूल से तो ये बच्चों शायद ना करे, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा यहां पर, ध्यान से सुनिए, यहां पर वाटर अंदर जरूर होगा, ठीक है बच्चों, ठीक। तो वाटर की रिएक्शन अगर आप कराओगे किसके साथ,
सोडियम के साथ। भाई पानी तो होगा ना सोप सॉल्यूशन में, ये सोप का मॉलिक्यूल है सोडियम एस्टिरेट। चलो इसको आप छोड़ भी दो, ठीक है, कि भाई सोडियम का एटम, सोडियम का टुकड़ा आपने डाला, सोडियम चलो इससे नहीं रिएक्शन कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, बट पानी तो पड़ा हुआ है ना अंदर। सुन लो, सोप सॉल्यूशन में पानी तो पड़ा हुआ है ना बच्चों, तो क्या करेगा ये सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। समझ गए बच्चों? तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, Na2O और हाइड्रोजन गैस यहां से मिल जाएगी। कहने का ये मतलब बच्चों, सोडियम के साथ तीनों ही केस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो सोडियम की हेल्प से आप लिख देना तीनों के साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो सोडियम के साथ आप तीनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। समझ गए? सोडियम मेटल के साथ तीनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तीनों को। समझ गए? किसकी हेल्प से करोगे, लिटमस पेपर की हेल्प से करोगे। क्यों? क्योंकि सोडियम के साथ तीनों में आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, तो ये रिएक्शन तो इन्होंने पूछी नहीं थी, रिएक्शन आप लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए तीनों के साथ आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये एक अच्छा सवाल था, मैंने आपको बता दिया। कह रहा है गिव द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन सोप आर यूज विद हार्ड वाटर। सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज करोगे, स्कम क्यों बनता है? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो स्कम बनाते हैं, ठीक है ना, सोप के साथ। ठीक है, तो ये आपको आता है। अगला सवाल बच्चों यहाँ फटाफट देख लीजिए, कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड पी कोई कार्बन कंपाउंड है, हीट करोगे H2SO4 के साथ तो कोई कंपाउंड क्यू बनेगा, विच ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अब देखो क्यू में आप निकल कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो तो हाइड्रोजनेशन दिखाएगा क्यू, तो क्यू क्या होना चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, यानी कि क्यू होगा इथीन तुम्हारा, ये लो, तो क्यू होगा तुम्हारा इथीन और पी होगा इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराया H2SO4 के प्रेजेंस में। ये क्यू है तुम्हारा इथीन और पी क्या है तुम्हारा इथेनॉल है, बस खत्म कहानी। और क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, कह रहा है कि फिर हमको एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन मतलब निकल से रिएक्शन कराओगे क्यू की, तो क्यू की करा दो निकल से रिएक्शन। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये क्यू है, क्यू की रिएक्शन कराई निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजनेशन होगा और 2 कार्बन का एल्कीन था इथीन, तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, इथेन। वही सब कहानियां पुरानी वाली। उसके बाद बच्चों क्या कह रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आर ऑन कंबशन forms 2 molecule of carbon dioxide and 3 molecules of water. Identify PQR and write the chemical reaction of the रिएक्शन रूल। अब बच्चों ये एक सवाल अच्छा आ गया है, देख लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो लास्ट वाला सवाल है ना, ये सवाल अच्छा आपका आ गया है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपका अच्छा है बच्चों, ध्यान से चेक करो। इसने क्या बोला देखो बच्चों, लास्ट वाला जो सवाल बोला, कह रहा है कि यहां पे पढ़िएगा बच्चों, कह रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ आर, जो आर है, आर कौन है तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा आर, ठीक, इथेन, ठीक है बच्चों, इथेन। तो इथेन आप ले लीजिए, क्या हो जाएगा C2H6। अब ध्यान दें बच्चे, इसका 1 मॉलिक्यूल ही लेना है, मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ आर ऑन कंबशन फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल, तो कंबशन इसका कराओ, तो कंबशन कैसे कराओगे, ऑक्सीजन के साथ कराओगे कंबशन, सही है। अब क्या बनता है, जो जो बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही बनाना है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मतलब समझो कि CO2 के आगे 2 लगा देना है, समझ गए। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मतलब CO2 के आगे 2 लगाना है, जो जो कह रहा है वही आपको एग्जाम में करना है। और सुनो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ R लिया था, यानी कि इथेन का 1 मॉलिक्यूल, तो इसके मॉलिक्यूल के आगे कुछ नहीं लिखेंगे, तो 1 लिख देंगे, और 1 लिखा नहीं जाता है आपको पता है, इसलिए 1 हम यहां नहीं लिखेंगे, अपने मन से रिएक्शन हम नहीं करेंगे बच्चों, हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ R का कंबशन कराना है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन आपको अपने मन से लगानी पड़ेगी। 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन रहा है, और क्या बन रहा है बच्चों आपका, कह रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी बन रहा है बच्चों यहां पर, तो आपको यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिखने पड़ेंगे बच्चों, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हो, बैलेंसिंग वगैरह जो कह रहा है क्वेश्चन में वही करना पड़ेगा। तो ये H2O और इसके आगे 3 लगा दोगे तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां पर बन जाएगा, सही है। अब इसको आपको बैलेंस करना है, अब ये आपके लिए चैलेंज का काम है, इसको आपको बैलेंस करना है। आइए जरा देखें कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। 2 कार्बन हो गए यहां से, यहां भी 2 कार्बन है, ठीक, और उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितने, 3 2 6 है, और यहां पर देखिए 6 हाइड्रोजन, सब कुछ बैलेंस है। ऑक्सीजन को प्रॉब्लम है, तो ऑक्सीजन को प्रॉब्लम है 2 2 4 और 3 2 3 1 3 बच्चों, 4 ऑक्सीजन यहां से, 4 ऑक्सीजन यहां से, और 3 1 3 ऑक्सीजन यहां से, टोटल हो गया आपके पास 7 ऑक्सीजन। चेक कर लीजिए, 2 2 4 और प्लस 3 7, ठीक है बच्चों। तो 7 ऑक्सीजन करने के लिए आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां 2O है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन करने के लिए आप 7/2 लगाओगे। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए, ठीक है। हाँ, क्योंकि भाई 7/2 इंटू 2 करोगे, ये लो ऐसे सोचो ना, 7/2 इंटू 2 करोगे, 2 से 2 कटेगा, 7 बचेगा ना, कि 7 ऑक्सीजन ही लिखा हुआ है एक तरीके से। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, अब इसमें कुछ भी छेड़खानी आप नहीं करोगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन छेड़खानी का मतलब क्या है कि अगर आप चाहो तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो आपने कर दिया, इसको 2 कर दोगे, लो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, प्लस इसको 2 से करोगे, 2 से 2 कटेगा तो 7O2 बचेगा, ठीक,
इसको 2 से करोगे तो 2 to the 4 CO2 हो जाएगा, और प्लस उसको 2 से करोगे 2 3 जा 6 H2O हो जाएगा। सुनो, ये बैलेंस तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाली रिएक्शन आपकी सही नहीं है सर, क्योंकि सर इसमें सर आपने 2 मॉलिक्यूल ले लिए आर के, इथेन के, आपको तो एक ही लेके चलना था, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको 4 मॉलिक्यूल मिल गए, आपको तो 2 ही लेके चलना था। तो ऐसी कलाकारी आप नहीं करोगे, ठीक है ना, जो उसने बोला है वही आप यहां पर लिख के आओगे। तो ये एक नई चीज आपको सीखने को मिली है, कर सकते हो, बताओ हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। नहीं नहीं, डेसिमल में नहीं लिखोगे भाई, फ्रैक्शन में ही लिखोगे, 7/2 अगर आप चाहो, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वैसे केमिस्ट्री में नहीं लिखा जाता है, आप फ्रैक्शन में लिखोगे p/q के फॉर्म में, 7/2 ही लिखोगे, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। चलो, तो ये एक नई चीज आप लोगों ने सीखी बच्चों, सवाल में देख लीजिए, है ना, कि जो जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है वैसे ही आप लिखोगे, ठीक, आगे बढ़िए। ये 2016 में सवाल आया था। अगला आ जाओ बच्चों, फटाफट आ जाओ, खत्म करेंगे आज इसको। अब देखो बच्चों, यहां से सवाल देखिए, कह रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए इज वाइडली यूज इन अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स में बच्चों प्रिजर्वेटिव कौन यूज होता है? एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, याद है, ठीक, ये देखिए 5 to 8% ऑफ एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन विद वाटर इज नोन एज विनेगर, आपको पता है। अगला सवाल कह रहा है कि हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, हाँ भैया पहचान गए, एथेनोइक एसिड है, आगे बढ़ो। द कंपाउंड रिएक्ट्स विद द इथेन, बच्चों इसको इथेनॉल से रिएक्शन कराओगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एस्टर बनेगा, वाटर बनेगा, स्वीट स्मेल आएगी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का नाम है। कंपाउंड ए को बताओ, ए कौन है तुम्हारा? एथेनोइक एसिड है, ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन, नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ ए ए ए ए एथेनोइक एसिड है, राइट द केमिकल इक्वेशन, ये रही भैया तुम्हारी केमिकल इक्वेशन। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट बच्चों कौन कौन से बनेंगे? ये बना इथाइल एथेनोइट, ठीक, बस, और क्या है। कह रहा है कि नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व, इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। कह रहा है हाउ कैन वी गेट बैक द कंपाउंड ए एंड बी, बच्चों वापस से आपको ए और बी कैसे मिलेगा? ए कौन था यहां पर? ए कौन था तुम्हारा? एथेनोइक एसिड था। ए कौन था बच्चों तुम्हारा? एथेनोइक एसिड था। और बी कौन था तुम्हारा? चेक कर लो, बी के बारे में इन्होंने कोई बात करी क्या? क्वेश्चन में बी के बारे में बात करी क्या? हाँ, कह रहा है दिस कंपाउंड रिएक्ट विद द इथेनॉल टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी, ये रहा बी, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी, ठीक है। कह रहा हाउ कैन वी गेट द हाउ कैन वी गेट बैक द कंपाउंड ए एंड बी, अरे ये कैसा सवाल कर दिया इसने ए और बी वापस कैसे मिलेंगे? हाँ नहीं नहीं मिलेंगे, वो NaOH से रिएक्ट तो कराएंगे, वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है ए भी मिल जाए और बी भी मिल जाए। अरे भाई, बी को तो तुम लेके चलोगे ना सपोनिफिकेशन में, सपोनिफिकेशन रिएक्शन में, इसका रिवर्स करोगे एस्टरिफिकेशन का। तो ये कुछ मिसप्रिंट स्प्रिंट है यहाँ पे, ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक। ये बस ये पूछना चाहता है, इसको करेक्ट कर लो सवाल, हाउ कैन वी गेट बैक द कंपाउंड ए, अच्छा अच्छा फ्रॉम बी लिखा है यार, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बी से तुमको ए कैसे मिलेगा, यानी कि ये वाले बी से ये वाला एसिड कैसे मिलेगा? तो क्या करोगे इसकी, याद आया, CH3COO C2H5 का क्या करोगे? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और चाहो तो एरो के ऊपर पानी भी लिख सकते हो, वाटर मौजूद है यहाँ पर, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है बच्चों। यहां से इसको ब्रेक कर दोगे, लो क्या हो जाएगा, CH3COO, ठीक, और यहां से Na, करेक्ट, और प्लस क्या मिलेगा यहां से? C2H5OH। अब सुनो एक बात बताऊं, सुन लो बच्चों ध्यान से, एक बात बताऊं, देखो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल रहा है ना, लेकिन उसको एसिड चाहिए था, कोई बात नहीं, इसीलिए उसने रिएक्शन नहीं पूछी है, ठीक है, एप्रोप्रिएट रिएक्शन, क्योंकि इसके आगे और भी प्रोसेस होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी आप टेंशन मत लो, इसलिए इसने रिएक्शन नहीं पूछी है। अगर आपको बी से वापस क्या बनाना है? ए बनाना है, तो बस आप लिख देना एग्जाम में, क्या हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे? सपोनिफिकेशन रिएक्शन, वो आपसे नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, क्योंकि रिएक्शन में आपको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा ना, सही है, रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको? करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, एसिड तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो बस वो प्रोसेस का नाम पूछेगा, वो आप लिख देना सपोनिफिकेशन। अगला सवाल, हाँ ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल X ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स Y, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है X, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंपाउंड Y बना रहा है, विच ऑन एडिशन, अब बस वही है, Y एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब Y क्या होगा? इथीन, तो X क्या होगा? इथेनॉल, लो कहानी खत्म, ठीक है, तो X होगा इथेनॉल और Y होगा इथीन। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑन एडिशन, यानी कि Y का एडिशन रिएक्शन कराओगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ, कंपाउंड Z बनेगा। अब तो यार इतना आसान सवाल है, इथीन से इथेन बन जाएगा, तो Z क्या है? इथेन है तुम्हारा, Z क्या है तुम्हारा? इथेन है, ठीक, और निकल के प्रेजेंस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ओके, तो नीचे लिखे हुए कंपाउंड के हमको नाम लिखने हैं, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, फर्स्ट जो कंपाउंड है आपका, ठीक, देख सकते हो आप,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और COH। तीन कार्बन का एसिड बच्चों क्या होता है? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। और C6H6 कौन है? ये बेंजीन। ठीक है, C6H6 तो पहचानते हो, बेंजीन। तो C6H6 का नाम क्या है तुम्हारा? बेंजीन। और बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाने के लिए आता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ये इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, 6 कार्बन बना दोगे ऐसे हेक्सागोनल रिंग में। उसके बाद क्या करोगे? यहां पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सबको एक हाइड्रोजन से हम जोड़ देंगे इस तरीके से। ये लीजिए, ये हो गया आपका। चेक कर लो, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया तो एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे उसकी जगह। ठीक है, वही वाले कॉन्सेप्ट से हम इसका स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। कौन सा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगला सवाल कह रहा व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है मैं पढ़ा चुका हूं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। आपको पता है, ये रहा आपका कीटोन, ये रहा आपका एल्डिहाइड। कह रहा व्हाट विल बी हैपन इफ इथेनॉल रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड। क्या बनेगा आपका? इथेनॉल अगर एथेनोइक एसिड से करेगा तो बच्चों आपका क्या बनेगा? एस्टर बनेगा, इथाइल एथेनोएट। राइट द केमिकल इक्वेशन। ये सब आपको आता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर मैं बनाना सिखा चुका हूं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है इसमें। हाउ कुड यू कन्वर्ट मीथेन टू इनटू क्लोरोफॉर्म। अब ये अच्छा सवाल आ गया बच्चों, ये अच्छा सवाल आ गया है, ये अच्छा सवाल आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अच्छा सवाल आ गया है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग को? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। सुन लो ध्यान से, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हालांकि इसने रिएक्शन शायद हमसे नहीं पूछी हुई है ना। बाय सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सुनो, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आ गया ना, तो आप क्या करोगे? यहां मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। हाँ, बस क्लोरीन से रिएक्ट कराते रहना है। ठीक है ना, ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3। यही क्या आपका? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, लिख देता हूं मैं, CHCl3 यही क्या आपका? क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, इसका नाम क्या है? आयुपैक नेम क्या है बच्चों इसका? 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राई क्लोरो। क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम है। क्लोरोफॉर्म क्या है इसका? कॉमन नेम है। ठीक, 3 क्लोरीन है इसलिए ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मीथेन। तो ये इसका आयुपैक नेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आयुपैक नेम क्या है? ट्राई क्लोरो। ये इसका आयुपैक नेम है, लिख लेना, ट्राई क्लोरोमीथेन। और CHCl3 क्या है? इसका कॉमन नेम है, मतलब सॉरी, क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, रिएक्शन में क्या कराओगे? तो रिएक्शन बच्चों मैं आपको फटाफट ये बता देता हूं, करना कुछ है नहीं बच्चों, बहुत आसान रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहले तुम क्या लोगे? मीथेन CH4। क्लोरीन से कराओगे, कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऊपर एरो के ऊपर सनलाइट लिख देना, मैं SL लिख देना, SL का मतलब सनलाइट। ठीक है, देखो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा एग्जाम में। सनलाइट लिखोगे, एक हाइड्रोजन हटाओगे, Cl लगा दोगे, क्या बनेगा? CS। बस एक एक हाइड्रोजन हटाते जाना है, CH3Cl बनेगा और HCl बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ यार, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे, रुक जाओ, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। देखो क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले मीथेन लोगे, ठीक, और क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे, किसके प्रेजेंस में? यहाँ करोगे आप सनलाइट के प्रेजेंस में। सही है बच्चों, कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन हटा दो, क्लोरीन एक लगा दो, तो बनेगा CH3Cl। और यहां से जो हाइड्रोजन एक हट गया है और Cl के साथ मिलके HCl बना देगा। ठीक, तो ये बना आपका क्या? क्लोरोमीथेन। चलो अब हम नाम नहीं लिख रहे हैं, समझ जाना, क्लोरोमीथेन है, आपको पता है। अगला देखिए बच्चों फटाफट। अब ये जो क्लोरोमीथेन बन गई है, ये फर्दर रिएक्शन करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ठीक है, और एक चीज देख लीजिएगा, एक्सेस क्लोरीन यहां पर आपको लेना है ना। ज्यादा क्लोरीन होगी तभी तो रिएक्शन करेगी बार बार, एक्सेस क्लोरीन। अब ध्यान से चेक करो, ये क्लोरीन फिर से एक हाइड्रोजन को हटा देगा यहां से। तो अब कितने हाइड्रोजन बचेंगे बताइए? 3 थे, पहले 4 थे तो 3 बचे। अब 3 में से एक और माइनस कर दो, 2 बचेंगे, और एक क्लोरीन यहाँ के एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन की जगह। तो अब Cl की जगह 2 लिख दोगे, CH2Cl2। ओके, और साथ में फिर से HCl निकल जाएगा, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन निकला है और यहां से क्लोरीन निकला। अब इसको पकड़ लोगे, ठीक, CH2Cl2 और प्लस फिर से क्लोरीन लगा दोगे इसमें। ठीक है, ये रिएक्शन लगातार चलती जाती है सनलाइट के प्रेजेंस में। अब देखो यहां से क्लोरीन आएगा, फिर से एक हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा, समझ गए? ओके, यहां से आएगा, फिर से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन थे, एक ही हाइड्रोजन बचेगा, तो CHCl3 हो जाएगा। 2 क्लोरीन की जगह 3 क्लोरीन और फिर से HCl निकल जाएगा। बस यही क्या है तुम्हारा? क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है। ठीक, उसके बाद एक स्टेप में और होती है रिएक्शन,
आप पूरी करके दिखा देना, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना एग्जाम में, आप सब कुछ करके दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसको कंट्रोल किया जाता है, क्लोरोफॉर्म पे स्टॉप करते हैं। चलो कोई बात नहीं है, आप पूरी लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक। और क्या हो जाएगा यहाँ से, अब ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल जाएगा, तो कितने बनेंगे, 4 क्लोरीन और 1 कार्बन, और प्लस में क्या निकलेगा, HCl। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक। तो ऐसा करके रिएक्शन कराएंगे, ये वाले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो बस हाँ बिल्कुल पूछ सकता है इसका नाम, ये 2 क्लोरीन है। ठीक है, देखो 1 क्लोरीन तो ओनली हो गया, इसका नाम क्या, क्लोरोमीथेन। सही है। सेकेंड कंपाउंड का नाम क्या होगा, कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, इसलिए नाम लगेगा क्या, डाई क्लोरो। डाई मतलब 2 क्लोरो है ना, डाई 2 के लिए यूज, डाई क्लोरोमीथेन। ये लो, ये आयु पैक नेम है, और इसका आयु पैक नेम मैंने बताया था 3 क्लोरो, तो ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक। और इसका 4 क्लोरीन है, तो 4 के लिए टेट्रा, TETRA, टेट्रा क्लोरोमीथेन। बिल्कुल पूछ सकता है नाम, आयु पैक नेम क्यों नहीं पूछेगा। ठीक है, ओके, यही दे देगा आपको, बोलेगा इसका आयु पैक नेम बताओ CCl4 का। ठीक है, क्या है नाम इसका, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ओके, तो ये अब देख लेते हैं, इसमें कुछ खास बात तो नहीं लिखी हुई है ना, तो वो हम आपको बता देते हैं, कुछ खास बात तो नहीं लिखी है। नहीं, कुछ खास बात तो नहीं है इसमें। ओके, चलो चलो अगला सवाल आ जाओ। अब देखो थोड़े से हाई ऑर्डर, अब बस खत्म होने वाला है, इसको खत्म कर देंगे आज। कह रहा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन्स। ओके बच्चों, तो फ्लोरीन्स क्यों बनते हैं। फ्लोरीन का बच्चों आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है बकमिंस्टर फ्लोरीन में, उसका जो फॉर्मूला होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन का क्या होता है, C60, यानी कि बकमिंस्टर फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 60। ओके, तो C60 ये बकमिंस्टर फ्लोरीन का क्या है, फॉर्मूला है, जो कि कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ ये ऐसा क्यों होता होगा, तो जवाब है 2 प्रॉपर्टी वही वाली, कौन सी, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। ठीक, तो कैटिनेशन के बारे में बताओगे और टेट्रावेलेंसी के बारे में बताओगे। कह रहा है कि नेम 2 अदर कंपाउंड्स विच आर एलोट्रोप, दो और दूसरे कंपाउंड नहीं होना चाहिए भाई, नेम 2 अदर कंपाउंड नहीं होना चाहिए, नेम 2 अदर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होना चाहिए। ठीक, तो बाकी यहाँ रख दो, बाकी जो दूसरे 2 बचे हुए एलोट्रोप्स हैं बच्चों कौन से हैं, डायमंड है और कौन सा है, याद है ना, ग्रेफाइट है। उसके स्ट्रक्चर हमने आपको क्लास में पढ़ाए हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। ठीक है, तब आगे बढ़ो, फटाफट खत्म करो उसको। कह रहा गिव रीजन व्हाई प्योर एथेनोइक एसिड कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, प्योर एथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 17 डिग्री सेल्सियस जस्ट बिलो द रूम टेम्परेचर पे ये कैसा बन जाता है, ये ग्लेशियर जैसा दिखाई पड़ता है ना, व्हाइट चमकता हुआ, खूब पढ़ाया आपको मैंने। फिर कह रहा वाई इथेनॉल यूज इन एंटी फ्रीज। अब हाँ ये अच्छा सवाल है बच्चों, वाई इथेनॉल इज यूज्ड इन एंटी फ्रीज। ओके स्टूडेंट्स, सो ओके देखिए, देखो अगर आप क्या करोगे बच्चों, इथेनॉल को मिक्स कर दोगे किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चों, कोल्ड कंट्रीज है, कोई का कोल्ड कंट्री है, ठीक है ना, कोल्ड कोई क्या है, कोल्ड कंट्री है। ठीक, ठंडे प्रदेश जो होते हैं ना, अब देखो जरा समझो भाई, अब वहां पर टेम्परेचर कितना है, मान लो है -2 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ -2 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा, बताइए, जम जाएगा पानी। हाँ, तो जो कार के रेडिएटर वगैरह होते होंगे उसमें पानी भर के रखते हैं ना, कूलेंट वगैरह के लिए, एज अ कूलेंट उसका यूज करते हैं। तो भैया अब तुम चाहते हो तुम्हारा पानी ना जमे, तो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारी कार का रेडिएटर है, ठीक, तो तुमने इसमें क्या डाला था, पानी पहले डाला था, ओनली पानी डाला था, तो भाई ओनली पानी तो -2 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा ना, पक्का, क्योंकि ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जम जाता है, तो 0 से पीछे जाओगे तब भी जम जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो ये -10 डिग्री तक ना जमे, मतलब फ्रीज ना हो, तुम इसमें इम्प्योरिटी मिला दोगे। सुन लिया, क्या करोगे, इसमें इम्प्योरिटी मिला दोगे, तो वो जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो क्या होता है बच्चों, इथेनॉल होता है। तो इसमें इथेनॉल मिला दो, और आपको पता है कि इथेनॉल जो है वो किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर के साथ क्या होता है, मिसेबल होता है, मिल जाता है। तो इथेनॉल का तुमने सॉल्यूशन बना दिया, एक रूल याद रखना केमिस्ट्री में, सुन लो, जब भी इम्प्योरिटी मिलाओगे किसी भी लिक्विड में, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा। आई रिपीट, जब भी इम्प्योरिटी मिलाओगे किसी भी लिक्विड में, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा। सुन लो ध्यान से बच्चों, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बताइए, प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है, बताओ। 0 पे वो जम जाएगा, तुम चाहते हो कि -2 तक ना जमे, उस कंट्री में टेम्परेचर कितना है, -2,
तो तुम इथेनॉल मिला दो ना, इम्प्योरिटी मिला दी तुमने, इसको केमिस्ट्री में इम्प्योरिटी मिलाना बोलते हैं, इम्प्योरिटी मिला दिया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। इथेनॉल मिलाता ही क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या बता रहे हो सर, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रिशिएट हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब समझो इथेनॉल मिलाता ही हम अज्यूम कर रहे हैं, अरे भाई मान लो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अब फ्रीजिंग पॉइंट, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है, मान लो भाई, मान लो क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहा हूं, -10 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाता है, -10। मतलब अब पानी कितने टेम्परेचर पे जमेगा, -10 पे, -10 पे वो फ्रीज होगा। इंप्योरिटी मिला दी आपने इथेनॉल के फॉर्म में। अब बताओ उस कंट्री का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो बताओ क्या पानी फ्रीज हो जाएगा अब उसमें, जब इथेनॉल मिला दिया, बताओ हो जाएगा क्या -2 पे पानी फ्रीज? क्यों भाई, नहीं समझ पा रहे हो? अरे नंबर लाइन देखो ना मैथ्स में, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इससे कम टेम्परेचर -2 और इससे कम टेम्परेचर -10, तो इसके लेफ्ट में आएगा ना, और ठंडा होगा तब जाके जमेगा ना पानी -10 पे। इंप्योरिटी मिला दिया आपने, प्योर वाटर यहां पे फ्रीज होता है 0 पे। उस कंट्री का टेम्परेचर कितना है, -2 है, और एल्कोहल मिलाने के बाद न्यू फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया वाटर का, ये न्यू फ्रीजिंग पॉइंट है, न्यू फ्रीजिंग पॉइंट है ये। तो अब बताओ अब पानी कितने पे फ्रीज करेगा जब आपने अल्कोहल मिक्स कर दिया, इतने पे। तो बताओ इतने टेम्परेचर से कोई फर्क पड़ेगा पानी को -2 पे, बताइए। अब समझ में आई बात? तो वो इतने पे जमेगा ना आके, इंप्योरिटी मिला के आपने उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया है, बस ये चालाकी करते हैं, ठीक है। तो बस अब कार के जो भी रेडिएटर्स हैं उसमें हम पानी के साथ, अरे जो भी कार का फंक्शन होता है भाई, उसमें पानी नहीं मिला, पानी के साथ इथेनॉल मिला देते हैं। इसलिए इथेनॉल को क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज मतलब वो पानी को जमने नहीं देता, उसका क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है, समझ गए? ओके, ये देखिए कह रहा है इथेनॉल मिक्स विद वाटर फ्रीज एट द टेम्परेचर लोअर देन द वाटर। मतलब पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता था उससे अब फ्रीजिंग पॉइंट उसका और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और वो लो टेम्परेचर पे अब फ्रीज करेगा इथेनॉल के साथ मिलाने के बाद। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, दस अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज यूज्ड इन द रेडिएटर ऑफ द कार इन कोल्ड कंट्रीज। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों अब क्या कह रहा है, वाई इथेनॉल मिक्स विद मीथेनॉल नोन एज डीनेचर्ड अल्कोहल। इथेनॉल को मीथेनॉल के साथ क्यों यूज किया जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, डीनेचर्ड अल्कोहल बनाने के लिए, ताकि जो इंडस्ट्रीज को अल्कोहल गवर्नमेंट सप्लाई करती कहीं उसका मिसयूज ना हो जाए। ओके, चलो तो ये सब एनसीईआरटी में लिखा, आप पढ़ सकते हो। ओके, अब देखो थोड़ा सा ही मीथेनॉल मिलाने से ये अनड्रिंकेबल हो जाती है, अब इसको पी नहीं सकते, अब जहरीली हो जाती है ना। वरना कोई क्या करेगा, इंडस्ट्री वाला बंदा कोई गवर्नमेंट से सस्ते में खरीद लेगा अल्कोहल इथेनॉल और मार्केट में सबको पीने के लिए बेच देगा सस्ते सस्ते में, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पाएगा ना। तो गवर्नमेंट इम्प्योरिटी मिलाकर, और इम्प्योरिटी कौन सी मिलाती है, इथेनॉल, वो मिला के भेजती है मार्केट में। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको, तो इंडस्ट्रीज अपना बिजनेस करते हैं जो भी इस केमिकल इथेनॉल की हेल्प से, जो भी उनको क्या कहते हैं प्रोडक्ट वगैरह बनाना होता है बनाते होंगे। ओके, अब आगे बढ़ो बच्चों। नेक्स्ट है आपका वाई इज ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस। ऑक्सी एसिटिलीन के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है जब आप इसमें प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करते हो, किसमें, C2H2 में, याद है एसिटिलीन गैस जिसको इथाइन भी बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगी आपको, हीट मिलेगी। सही बच्चों, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 3000 डिग्री सेल्सियस, और इतने टेम्परेचर पे वेल्डिंग करना बहुत ईजी होता है, बहुत भारी मात्रा में हीट आपको मिलती है। उसके बाद व्हाट इज गैसोल। ओके बच्चों, तो ध्यान से सुनिए, फालतू क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, टेंशन मत लो। गैसोल क्या होता है, पेट्रोल और अल्कोहल का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, गैसोल बोलते हैं। सब क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। गैसोल इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं बच्चों।